Bismillahirrahmanirrahim. This is Abdur Rahman, registration number 9. I am currently MIT 5th semester student in Kuwait University of Sciences and Technology. Today my presentation topic is spirochetes. I will explore the definition, characteristic, disease and transmission, diagnosis and treatment option of spirochetes. So let's start it. First of all, what is mean by spirochetes? Spiro means coil and cheats mean hair. So the definition is also here mentioned. Spirochetes are a diverse group of spiral shaped bacteria. यानी कि जो हमारे पास स्पायरोचीट्स होते हैं उनकी एक ग्रुप होती है जो कि स्पाइरल शेप की होती हैं जिसको हम कहते हैं स्पायरोचीट्स। इनकी जो बॉडी है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होती है and corkscrew like movement allowing them to navigate various environment। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो कॉर्कस्क्रू होती है यानी कि वो हमारे पास स्पाइरल लाइक होती है। ठीक है, कॉर्कस्क्रू का मतलब यही है जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को अंदर यानी कि अलाउ कर सकती है अंदर जाने के लिए। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। तो ये जो बिल्कुल जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल इनकी बॉडी जो है ना वो फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ये स्पाइरल लाइक मूवमेंट करती है और किसी भी जगह पर यानी किसी टिश्यू में हमारे पास अंदर इजीली जा सकती हैं। किसी भी टिश्यू में अंदर जा सकती हैं, अपनी बॉडी को वहाँ पर एडजस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो स्पायरोचीट्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। known for their corkscrew-like shape, spirochetes possess a unique helical structure that sets them apart from other types of bacteria। इनकी जो वही बात है, जो मूवमेंट है वो बिल्कुल शेप है वो बिल्कुल कॉर्क्सक्रू लाइक है यानी स्पाइरली है। तो ये इनकी एक यूनिक जो है ना स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि इनको जो बाकी बैक्टीरिया उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ करती हैं। जो दूसरी बैक्टीरिया है उनके डिफरेंट शेप होते हैं और डिफरेंट मूवमेंट होती हैं। तो इनकी जो यहाँ पर मोटिलिटी भी यही कहा गया है कि इनकी जो मोटिलिटी है वो भी कॉर्क्सक्रू लाइक मूवमेंट करती हैं। तो इनकी यही एक ख़ास खसूसियात है। और इनमें हमारे पास इंटरनल फ्लैजेला होते हैं जिसके थ्रू ये डिफरेंट जो फ्लूइड है या टिश्यूज़ हैं उनमें ये इजीली मूवमेंट कर सकती हैं। ठीक है, रेगल एंड नेविगेट का यही मतलब है कि ये मूवमेंट कर सकती हैं और वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। और इसका जो इंटरनल फ्लैजेला है इसको एंडोफ्लैजेला भी कहा जा सकता है। और इनकी जो सिलवाल है उसकी जो अनयूजुअल सिलवाल होते हैं इनमें यहाँ पर लिखा है देयर सिलवाल है और डिस्टिंक्टिव कंपोजिशन विद एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इन यूनिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर रेजिस्टेंस टू हार्श डिफेंस एंड एंटीबायोटिक्स। यानी कि इनकी ये सिलवाल की जो कंपोजिशन है वो एक इनकी ये सिलवाल जो है ना वो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है जो कि सिलवाल में होती है उनकी बिल्कुल जो है ना कंपोजिशन यूनिक है जो कि बिल्कुल रेजिस्टेंस देती है। जो भी डिफेंसेस हो या एंटीबायोटिक्स हो उनको ये अच्छी तरीके से इसका जो सिलवाल है वो उसको डिफेंड करता है। इसके अलावा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें हमारे पास है ग्राम नेगेटिव, यानी कि ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव भी होते हैं स्पायरोचीट्स। और इनकी जो बॉडी है वो थिन होती है, बिल्कुल पतली सी, जो मीनिंग हमने ऊपर पढ़ी है बिल्कुल हेयर की तरह। और बॉडी जो है ना वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ये स्पायरली मूवमेंट करती हैं और इनकी जो शेप है वो बिल्कुल कॉर्क्स्क्रू लाइक दिखाई देता है। और इसकी ये हमारे पास स्पायरल कॉइल्ड होती हैं
क्योंकि इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पर ये इजीली मतलब अपने आप को किसी भी जगह पर मूवमेंट कर सकती हैं और बिल्कुल स्पाइरल शेप शो कराती हैं। कॉमन स्पीशीज़ ऑफ स्पायरोचीट्स। कॉमन जो स्पीशीज़ हैं स्पायरोचीट्स के, ये हमारे पास यहाँ पर इनकी जो शेप्स हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पिक्चर यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो बुरीलिया है, और जो सेकंड है वो है हमारे पास ट्रेपोनीमा पैलेडियम, एंड थर्ड वन जो हमारे पास है वो है लेप्टोस्पायर। ये तीनों हमारे पास बहुत ही कॉमन और अहम स्पायरोचीट्स हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बुरीलिया। बुरीलिया जो है ना हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लेम डिजीज़, ये हमारे पास लेम डिजीज़ कॉज करती है। दिस स्पायरोचीट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टेक्स। ये हमारे पास जो भी टेक्स होते हैं, इनकी जो इन्फेक्टेड टेक्स होती हैं, उनकी जो बाइट की वजह से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट होती है और ये लेम डिजीज़ कॉज करती है। बुरीलिया की अगर बात की जाए तो इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 10 to 30 माइक्रोमीटर है, और इसकी जो स्पायरल की नंबर है वो 3 to 10 होते हैं। और इसके अलावा जो लेम डिजीज़ है, इसके अलावा ये रिलैप्सिंग जो फीवर है, ये भी यही डिजीज़ जो है, ये डिजीज़ जो है ना यही स्पायरोचीट काज करती हैं, बुरीलिया। और इसके अलावा विंसेंट एंजाइना एक डिजीज़ है जो ये बुरीलिया काज करती है। और बुरीलिया जो है ना ये एक ख़ास है ह्यूमन के लिए, मतलब ये डिजीज़ काज करती है ह्यूमन में। एक इसके अलावा जो हमारे पास है ट्रेपोनीमा पैलेडियम, ये हमारे पास काजेटिव एजेंट है साइफिलिस की, यानी कि ये हमारे पास साइफिलिस में जो है ना डिजीज़ काज करती है, साइफिलिस डिजीज़ काज करती है ह्यूमन में। दिस स्पायरोचीट इज़ प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट, यानी कि जो कंटेक्ट होता है मेल और फीमेल में सेक्सुअल, इस कंटेक्ट की वजह से ज़्यादातर ये हमारे पास ट्रांसमिट होती है, और इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं साइफिलिस। और जो ट्रेपोनीमा पैलेडियम है, ये हमारे पास ये डिज़ीज़ कॉज करती है। फिर इसमें हमारे पास साइफिलिस में प्राइमरी साइफिलिस है, सेकेंडरी साइफिलिस है, और इसके अलावा लेट साइफिलिस है, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये साइफिलिस जो है ना ये डिजीज़ काज होती है ह्यूमन में। ट्रिपोनीमा की अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो ये इसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 14 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो नंबर ऑफ स्पायरल है वो हमारे पास 6 to 12 नंबर होते हैं। और इसके अलावा जो है ना एंडेमिक साइफिलिस भी है, और योज भी है डिजीज़ जो कि ट्रीमो पैलेडियम जो है ना काज करती है। और इसके अलावा हमारे पास पेंटा एक डिजीज़ है जो कि ट्रेपोनीमा पैलेडियम काज करती है। ट्रेपोनीमा पैलेडियम की अगर हम बात करें तो इसकी जो मीनिंग बनती है वो है ट्रेपोस मीन्स टू टर्न एंड निया मीन्स टू थ्री। तो ये हमारे पास ट्रेपोनीमा की एक ख़ास बात ये है कि ये हमारे पास जो कल्चर मीडिया है उसमें ग्रो नहीं कर सकती। और ये जो साइफिलिस है जो कि ट्रेपोनीमा पैलेडियम से काज होती है, ये डिजीज़ बहुत ओल्ड है, तो इसका मतलब ये स्पायरोचीट्स भी ओल्ड ही है, तो डिजीज़ भी बहुत पहले से मतलब ये काज करती है ह्यूमन में। इसको तकरीबन 15 सेंचुरी में इसको पहले डिजीज़ को देखा गया था। और इस डिजीज़ की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 19 डेज़ है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कंटेक्ट के अलावा डायरेक्ट कंटेक्ट से भी होता है, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसकी वजह से भी ये डिजीज़ कॉज हो सकती है साइफिलिस। थर्ड वन हमारे पास है लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा हमारे पास एक स्पायरोचीट्स है। ये जो डिज़ीज़ काज करती है वो है हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये डिज़ीज़ जो हमारे पास प्राइमरीली जो है ना कंटेक्ट की वजह से होता है, किसी भी वाटर के साथ अगर आप डायरेक्टली कंटेक्ट करते हैं और वो किसी भी एनिमल की जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनकी यूरिन से कंटेमिनेटेड होती है वाटर, अगर आप उसी वाटर को यूज़ करते हैं तो आपको लेप्टोस्पायरोसिस हो सकती है। लेप्टोस्पायरा की अगर हम बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 6 to 20 माइक्रोमीटर है,
और ये हमारे पास इसके अलावा वेलिस डिजीज़ भी काज करती है। लेप्टोस्पायरा हमारे पास डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं लगती, ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकती है। अगर आप ऐसी यूरिन को सॉरी वाटर को यूज़ करते हैं जो कि इन्फेक्टेड एनिमल की यूरिन से कंटेमिनेटेड है, या डायरेक्टली आप यूरिन के साथ कॉन्टैक्ट में हो किसी भी एनिमल के जो कि इन्फेक्टेड है, तो वहाँ पे आपको ये लग सकती है। इसकी जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास रेट्स हो सकते हैं, डॉग हो सकते हैं, और इसके अलावा पिग्स हो सकते हैं। तो ये इसकी जो है ना कुछ सोर्सेज थे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्पायरोचीट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। तो सबसे पहला है सिम्बियोटिक रिलेशन और दूसरा है रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन के साथ इसका जो रिलेशनशिप है स्पायरोचीट्स का, ये हमारे पास डिजीज़ भी काज कर सकते हैं ह्यूमन में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े हैं। और इसके अलावा जो है ना, ये एक हेल्दी सिस्टम बनाने में भी कंट्रीब्यूशन करता है ह्यूमन में। इसको नॉर्मल फ्लोरा भी कहा जाता है। फिर ये ऑर्गेनिज्म में ये नॉर्मल फ्लोरा के थ्रू की तरह काम करता है जैसा कि ह्यूमन है। और बायोटेक्नोलॉजी में एक अच्छा किरदार है इसका। जो भी मतलब वेस्ट वाटर जो है उसकी ट्रीटमेंट होगी या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें हमारे पास हेल्प करता है। और जो डिजीज़ हमने ऊपर पढ़ी है कुछ वो है यहाँ पर, कुछ और भी हैं। ये हमारे पास पहले है लैम डिजीज़, दूसरा है सिफिलिस, थर्ड वन हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस है, एंड 4 1 रिलैप्सिंग फीवर, 5 1 गिंगिटिविस एंड पेरोडेंटल डिजीज़ है। और लास्ट वन है स्पायरोचीटल एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये हमारे पास डिजीज़ है जो कि स्पायरोचीट कॉज करती है। इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक्यूरेट डायग्नोसिस, यानी कि आप जो भी डायग्नोसिस करते हैं वो एक्यूरेट हो। एडवांस लेबॉरेटरी टेक्निक है, आजकल पीसीआर चल रहा है, सीरोलॉजिकल जो टेस्ट्स हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मतलब आप एक अच्छी एक्यूरेसी आपको देते हैं वो टेस्ट्स, जिसके थ्रू आप अच्छा जो है ना डायग्नोसिस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी आप उसके मुताबिक सही तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है टारगेटेड एंटीबायोटिक थेरेपी। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक टेलर टू ईच स्पायरोचीट इन्फेक्शन आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग सिम्पटम एंड इरिटेबिलिटी। यानी कि अगर आप इस तरह से थेरेपी करते हैं जो कि बिल्कुल टारगेटेड एंटीबायोटिक थेरेपी हो, तो आप किसी भी इन्फेक्शन को उसको रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये भी बहुत ही मुफीद है अगर आप स्पायरोचीट्स को डायग्नोस करते हैं या ट्रीट करना चाहते हैं। थर्ड वन हमारे पास है लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। कंटिन्यू मॉनिटरिंग फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज क्रूशियल टू इंश्योर कंप्लीट रेजोल्यूशन एंड प्रिवेंट पोटेंशियल रिलैप्सेस एंड कॉम्प्लिकेशन। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए मॉनिटरिंग करें, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए मॉनिटर करें उसको। लॉन्ग टर्म के लिए मॉनिटर करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से डायग्नोस कर पाएंगे और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पायरोचीट इन्फेक्शन। सबसे पहले हमारे पास है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मतलब आप क्या है यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट स्पायरोचीट एंड देयर एसोसिएटेड डिजीज। मतलब आप लोगों को इस बारे में बताएं कि ये डिजीज़ किस वजह से कॉज हो सकती है या होती है और आप किस तरह से इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो किस तरह से बचाव मुमकिन है, इन बातों के बारे में अगर आप उनको बताएंगे तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। मतलब आप इस अगर वो प्रिवेंशन करेंगे, जिस तरह के जो टिक्स हैं उनकी जो बाइट करने से, मतलब जहाँ से वो उनको बाइट करते हैं उन चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे, या जो है ना सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है ना वो बच सकते हैं। इसके बारे में आपको अवेयरनेस और एजुकेशन देनी चाहिए अपनी सोसाइटी में। दूसरा हमारे पास है वेक्टर कंट्रोल, यानी आप जो है ना उस चीज़ की वजह से जिसकी वजह से आपको ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है, स्पायरोचीट ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ से अपने आप को बचाएं। यहाँ पर लिखा है इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस द टेक पॉपुलेशन एंड देयर कंटेक्ट विद ह्यूमन। मतलब आप टेक की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। टेक जो है ना वो एज अ वेक्टर काम करता है, वो स्पायरोचीट्स को ह्यूमन में ट्रांसमिट करता है। तो आप जो है ना उसकी पॉपुलेशन को कम करें, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाएं और जो जिस
चीज़ के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट में है तो आप उस चीज़ से दूर रहें। तो इसके अलावा हमारे पास है अप्लाई इफेक्टिव यूरिन कंट्रोल मेजर टू मिनिमाइज लेप्टोस्पायरोसिस ट्रांसमिशन, यानी लेप्टोस्पायरोसिस की अगर जो है ना लेप्टोस्पायरा अगर आपको ट्रांसमिट हो रहे हैं तो आप जो है ना रूटीन की कंट्रोल को मतलब बेहतर बनाएं, तो उस कंट्रोल से अपने कंट्रोल करें उसको, स्पायरोशीट से अपने आप को बचाएं। लास्ट हमारे पास है वैक्सीनेशन डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन टारगेटिंग स्पायरोशीट इन्फेक्शन टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रिवेंशन एफर्ट। तो आप जो है ना जो अगर आप वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में अपना पैसा खर्च करते हैं, वहाँ पर जो है ना डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं या कोई और रिसर्चर होते हैं, जो भी हो, आप जो है ना उनको पैसा देते हैं, वो उस चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे कि डायग्नोस करेंगे, जो है ना डिफरेंट वैक्सीन को डेवलप करेंगे, जो स्पायरोशीट्स है वो डिजीज़ काज करते हैं उसको टारगेट करेंगे। तो इससे ये होगा कि जो प्रिवेंशन होगी, ओवरऑल प्रिवेंशन जो है ना वो अच्छी तरह से होगी और आप उन स्पायरोशीट्स के ख़िलाफ़ जो है ना कुछ वैक्सीन डेवलप करेंगे और आप उनसे अच्छी तरह से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, अपने आप की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास इनकी जो प्रिवेंशन कंट्रोल स्पायरोशीट की वो है, इसके इन्फेक्शन से आप किस तरह से बच सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।